कल क्लास में थे आप? क्या? क्लास में थे कल आप? नो सर, 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रही। क्यों भाई? मेरा आँख में प्रॉब्लम था ना, हम रोहित सर को इन्फॉर्म कर दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो होपफुली सभी बच्चे क्या, 3 ही बच्चे आए हैं अभी। वैष्णवी, प्राची और कल्याणी। इससे ज्यादा बच्चे तो कल थे। So yesterday students has told me to start with evolution. तो आज हम evolution start करेंगे बच्चों। Before we get into this topic, can anyone tell me or define me about evolution? कोई बच्चा जो evolution के बारे में बता सकता हो, कुछ भी जो जानता हो। How did this term get into existence? Anyone? Prachi, Vaishnavi, Kalyani? We oftenly use these terms in our daily communications. That due to evolution these organisms become that, due to evolution we are more organized, we are more civilized. So what is the word evolution means? Variation is major cause of evolution. So according to Vaishnavi, variation is the cause of evolution. Obviously it is. Kalyani has some changes in generation by generation. The evolution is defined by the changes that occurs generation after generation. It causes evolution. Okay. We have Prachi with us also. Prachi, Sanya, do you want to define evolution? आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं इवोल्यूशन को? बेसिक टर्म है, बहुत बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं हम आप तो। चलिए बच्चों, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि शायद कुछ और बच्चे भी आ जाए, बट एनी हाउ। ओके, सान्या ने भी एडवांसमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म टू लिव इन हार्श एनवायरनमेंट। ठीक है सान्या, ओके। चलिए बच्चों, अच्छा एक और कोई किसी ने, प्राची ने डेवलपमेंट थ्रू वेरियस, कई सालों में होने वाला जो डेवलपमेंट है वो इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको कुछ टर्म्स दे रहा हूं। कभी भी इवोल्यूशन को डिफाइन करना हो, कभी भी आपको इवोल्यूशन को किसी को बताना हो, समझाना हो, तो 3 मस्ट क्राइटेरिया है। मस्ट क्राइटेरिया मतलब जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी किसी प्लेस में, तो उसको आप इवोल्यूशन नहीं कहेंगे। देखो, चेंजेस का मतलब तो इवोल्यूशन है, लेकिन कौन सी तरह के चेंजेस? हर वेरिएशन, हर चेंज को आप इवोल्यूशन नहीं कह सकते। वो चेंजेस इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करनी चाहिए। द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया इज नोन एज ग्रेजुअल। Change should be gradual. Second criteria is it should be irreversible. And third criteria is the change should be progressive. अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चेंजेस हो रहे हैं, that means evolution occurs. So you can simply say evolution can be defined as the gradual, irreversible and progressive change over a long period of time. तो किसी लंबे समय में या लंबी अवधि में होने वाले ग्रेजुअल, इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव चेंज को हम इवोल्यूशन कहते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट टर्म, व्हाई ग्रेजुअल? ग्रेजुअल हमने क्यों वर्ड यूज किया? That's why we have used the term progressive.
ग्रेजुअल हमने क्यों यूज किया? ये चेंज, ग्रेजुअल से क्या मतलब है चेंजेस का? बताओ बच्चों। मैं कहा हाँ। ग्रेजुअल का मतलब तो सबको पता होना चाहिए ना, ग्रेजुअल मतलब क्या होता है भाई? ग्रेजुअल इसे बिकॉज कुछ डिफेक्ट्स के कारण चेंजेस आते हैं सेल में। अच्छा, एक ही बार अगर बहुत, ग्रेजुअल का मतलब होता है वेरी स्लो। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसका जो कॉमन सेंस यूज करेगा वही आंसर देगा। वेरी स्लो या ग्रेजुअल जो वर्ड यूज हुआ है, वो इन टर्म्स ऑफ जनरेशन यूज हुआ या इन टर्म ऑफ टाइम यूज हुआ? बहुत ज्यादा टाइम लेकर के चेंज होने वाले चेंजेस को इवोल्यूशन कहते हैं, या बहुत ज्यादा जनरेशन लेकर के चेंज होने वाले चेंजेस को या वेरिएशन को इवोल्यूशन कहते हैं? अगर कोई बहुत लंबा टाइम लेकर के चेंज हो रहा है तो वो इवोल्यूशन है, या कोई बहुत ज्यादा जनरेशन लेकर के चेंज हो रहा है वो इवोल्यूशन? सानिया ने इन टर्म्स ऑफ टाइम, कल्याणी ने इन टर्म्स ऑफ जनरेशन, वैष्णवी ने भी बहुत ज्यादा जनरेशन, प्राची ने भी जनरेशन। ऑब्वियसली इट शुड बी डिफाइंड एज इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस, क्योंकि अगर टाइम के मुकाबले कहेंगे तो हमारे और आपके इवोल्यूशन, क्योंकि हमें अगली जनरेशन आने में बहुत टाइम लगता है, तो हमारा जो इवोल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा टाइम लेकर के होगा। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के एस्पेक्ट में हम देखें, तो एक बैक्टीरिया के अंदर इवोल्यूशन होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो क्या उनका जो टाइम कम लग रहा है, क्या वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन नहीं है? क्या वो इस चीज को फुलफिल नहीं करते हैं? बैक्टीरिया भी इस ग्रेजुअल टर्म को फुलफिल करते हैं। उनके अंदर भी इतनी बहुत सारी जनरेशन होने के बाद ही वो चेंजेस आया, लेकिन उनकी जनरेशन बहुत कम टाइम में आई, हमारी जनरेशन आने में बहुत ज्यादा टाइम लगी। इस वजह से ग्रेजुअल जो टर्म यूज हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ जनरेशन है, इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं बच्चों? कोई एग्जाम्पल जानते हैं आप? कोई इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल? इरिवर्सिबल चेंज का मतलब है कि तुमने इन्वायरमेंट से बचने के लिए कोई चेंज किया अपने अंदर, कुछ जनरेशन तक वो चेंज रहा, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म पहले की तरह फिर से बैक बैक टू देयर पोजीशन आ गया। तो सॉरी, मतलब बैक टू देयर पोजीशन आ गया, तो वो रिवर्सिबल है। वो क्या है? रिवर्सिबल। लेकिन हम और आप क्या है? इरिवर्सिबल है। हम और आप क्या है? इरिवर्सिबल है। हम पहले बंदर बने, बंदर से एप्स बने, एप्स से अर्ली ह्यूमन बने, अर्ली ह्यूमन से फिर ह्यूमंस बने, तो हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। हम बैक टू, वैष्णवी ने सही कहा कि भाई पहले हम में टेल रहता था, अब टेल नहीं है, ये इरिवर्सिबल चेंज है, और आगे की जनरेशन में नहीं होगा, और भी कुछ सुधार होगा लेकिन टेल वापस नहीं आएगा। दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल। birth of a child is irreversible. Birth of a child is irreversible, but this should not be taken in evolution. Evolution में हम ये नहीं कहेंगे। evolution में जब भी तुम कोई बात कहोगे तो जनरेशन के लिए कहोगे। आपकी जनरेशन और आपकी अगली जनरेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस टर्म में इरिवर्सिबल क्या है? उस टर्म में अगली जनरेशन, अगर आपके बच्चे के अंदर, ठीक है, आईज बहुत बड़ी बड़ी आ गई, ठीक है, और उसके भी अगली जनरेशन में आइस बड़ी आती जा रही है, अब आइस छोटी नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो जो चेंज हो रहा है वो रिवर्सिबल चेंज होता जा रहा है। वो धीरे धीरे क्या होगा? वो अब आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे नहीं आएगा। तो इवोल्यूशन में जितने भी इवोल्यूशन होंगे बच्चों, वो सब इरिवर्सिबल होंगे। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव?
अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल हो जाएगा हम लोग में, बट पहले नहीं था। अपेंडिक्स इज अ रीजन, देखो पहले अपेंडिक्स, कोई भी रूडिमेंट्री चीज तुम में पहले क्यों रहेगी, ठीक है, वो पहले वो एक वेल डेवलप्ड क्या था, गट था, एलिमेंट्री कैनाल था, उसमें अच्छा खासा वो रहते थे। जैसे पहले के तुम्हारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो काफी बड़ा होता था, अब वो क्या हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बन के छोटा हो गया। इसलिए छोटा हो गया क्योंकि अब तुमको बहुत ज्यादा बड़े इस मतलब इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं है, जितना है तुम्हारे अंदर सफिशियंट है, तो वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बन गया। इसी तरह टेल, टेल शॉर्ट होकर के आपके अंदर टेल बोन बन के रह गई, तो वो है लेकिन वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स। ओके, नॉन फंक्शनल थिंग्स को हटाने को कहते हैं प्रोग्रेसिव, कल्याणी ने कहा। प्रोग्रेसिव इन्होंने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वैष्णवी ने वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के फॉर्म में बताया। और कुछ बताओ बच्चों, प्रोग्रेसिव और कुछ, और कुछ, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ तुम लोगों से। हाइट छोटे हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। हर वो चेंज, लिसन केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली, तो बहुत ज्यादा हेयर्स रहते हैं, आईब्रोज भी नॉन फंक्शनल है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी हम फंक्शनल नॉन फंक्शनल को एक साइड रखते हैं। इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन में प्रोग्रेसिव चेंज उसको बोलते हैं जो चेंजेस, जो चेंजेस आपको आपके इन्वायरमेंट में ज्यादा क्या करें, सस्टेनेबल बनाए। मतलब जो भी चेंजेस तुम्हारे इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल हैं, वो सारे चेंजेस प्रोग्रेसिव चेंज कहलाएंगे। अब वो तुमको देखने में अच्छा लगे ना लगे, कुछ भी हो, अगर वो तुम्हारे लिए क्या है, ज्यादा फेवरेबल है चेंजेस, तुम्हारे इन्वायरमेंट में तुमको ज्यादा अडॉप्ट करा रहे हैं, तुम्हारे सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली द चेंज इज गुड फॉर यू, एंड दैट चेंज शुड बी कंसिडर्ड एज प्रोग्रेसिव। जैसे जिराफ का नेक बढ़ना, जिराफ के नेक का बढ़ना, ये एक प्रोग्रेसिव चेंज था, ठीक है, ये क्या था, प्रोग्रेसिव चेंज था। लायंस का हंटिंग स्किल या हंटिंग, जो उनके अंदर रनिंग स्पीड आ गई, या उनके हुक्स, पैर के जो नाखून थे बहुत शार्प हुए, या टीथ के स्ट्रेंथ जो थी, ये सब क्या है, उनका प्रोग्रेसिव चेंज है। नहीं हुआ होता तो वो उतना अच्छा शिकार नहीं कर पाते। तो जिसको जिस तरह के ऑर्गेनिज्म पे फीड करना होता है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहना होता है, अगर वो उसके हिसाब से चेंज कर रहा है, उसमें फेवरेबल तरीके से सेटअप हो पा रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो चेंज क्या कहलाएगा, फेवरेबल चेंज कहलाएगा, और वही चेंज प्रोग्रेसिव भी कहलाता है। सो वेन एवर यू विल डिफाइन इवोल्यूशन, यू शुड से दिस इज ग्रेजुअल, इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव। कितने बच्चों को समझ में आया, हैंड रेस कीजिए। 5 ही बच्चे हैं, उसमें से भी कितने को समझ में आया, 4 को। ये भी कमाल है, किसको नहीं समझ में आया देखें जरा। हाँ भाई संदेश, आर यू देयर? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट यू शुड, एवरीवन शुड नो अबाउट इवोल्यूशन। अब बच्चों, क्लास 10th में एक टॉपिक पढ़ाया गया था, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इवोल्यूशन एंड classification. How could you correlate these two terms, evolution and classification? 10th में आपने पढ़ा होगा, आपने कोरिलेट किया भी होगा, शायद बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा भी गया हो। आप लोग लॉकडाउन वाले बैच थे ना, 2020, 21, 22? हाँ, तुम लोग लॉकडाउन वाले बैच थे। तुम लोग भी किस्मत लेकर के आए हो,
10th भी लॉकडाउन में किया, 12th भी लॉकडाउन में ही करने जा रहे हो। बताओ बच्चों, इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या सिमिलरिटी, क्या क्या रिलेशन है? कल्याणी कह रही है हमारे पेपर हुए थे शायद, लेकिन नंबर वगैरह ऐसे ही मिल गए थे। अच्छा, हो गया था 10 पहले। चलिए, पूरी उम्मीद है 12th भी हो जाए आप लोगों का। चलिए बच्चों, बताइए, आंसर बताइए। इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन में क्या रिलेशन है? जब ऑर्गेनिज्म या एनिमल का क्लासिफिकेशन करना हुआ तो उसमें इवोल्यूशन ने क्या रोल प्ले किया, या इवोल्यूशन का उसमें क्या रोल था? किस तरीके से तुम दो टर्म्स को कनेक्ट कर सकते हो? आंसर नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये क्लास 10th की चीज है। पेपर हुए थे तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर में किया क्या था तुमने? एक ही लाइन का आंसर था। इवोल्यूशन हुआ तो क्लासिफिकेशन किए गए। चलो ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। चलो चलो ठीक है, कुछ भी दिया करो आंसर, लेकिन दिया करो, ठीक है। देखो बच्चों, ऑर्गेनिज्म आया, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से क्या आई? डाइवर्सिटी आई। इवोल्यूशन हो तो बायोडाइवर्सिटी आई, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आए। डाइवर्सिटी से क्या आई? कॉम्प्लेक्सिटी आई। कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या हुआ? सारे ऑर्गेनिज्म को जानना समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, जब हमको क्या करना पड़ा? क्लासिफिकेशन करना पड़ा। ठीक है, तो इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में ये दो चीज का रिलेशन है, दैट इवोल्यूशन कॉजेज डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी कॉजेज कॉम्प्लेक्सिटी, एंड देयरफॉर we do classification to know about each and every organism or to arrange every organism. अच्छा अच्छा, so this is the thing, जो आपको पहले से पता होनी चाहिए सारी चीजें। अब बच्चों, डाइवर्सिटी का जो कॉज है, ठीक है, या जो रीजन है, इतनी डाइवर्सिटी या इवोल्यूशन क्यों हुआ, ऑर्गेनिज्म कैसे बने, हर ऑर्गेनिज्म कैसे बना, क्या चीजें आई नहीं आई, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें नेचुरल सिलेक्शन है पहले, डार्विन की थ्योरी है, बाकी सारी थ्योरीज हैं, लीनियस की, माल्थस की, लेमार्क, क्यूवियर, ठीक है। इनकी थ्योरी से पहले हम कुछ थ्योरीज और पढ़ेंगे, कुछ और थ्योरीज पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी हैं। ये बताइए, हाउ ऑर्गेनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में कैसे आया, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे आता है? तो सबसे पहले इसके लिए एक थ्योरी बताई गई बच्चों, ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्योरी बताई गई सबसे पहले, जिसमें यह बताया गया कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में किसकी वजह से आता है? किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से आता है, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसको फादर सॉरेज ने दिया था, फादर सॉरेज नाम के। हाँ, नहीं नहीं, नेचुरल सिलेक्शन तो एक्चुअल थ्योरी है, इससे पहले भी बहुत सी थ्योरीज दी गई थी जिनको माना नहीं जाता। जैसे कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या है, तुम कहां से आए हो, ठीक है,
तो साइंटिफिकली तो तुम्हारे पास नेचुरल सिलेक्शन आंसर है, लेकिन जब पहली बार लोगों से पूछा गया कि हम कहाँ से आए हैं, तो जो थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी स्पेशल क्रिएशन की। इन्होंने कहा कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई सुपर नेचुरल पावर है जो हम सबको क्या करता है, बर्थ देता है, राइज करता है। हमारा सबका जन्म जो हुआ है वो गॉड या सुपर नेचुरल पावर ने अराइज किया है हमको, और हम उसी की देन है, उसी की तरफ चले जाएंगे। जो भी स्पीसीज, उन्होंने इस चीज से भी मना किया कि कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई इवोल्यूशन विवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। जो जिस तरीके से आज है वो उसी तरीके से हमेशा से था, ठीक है। जो आज कुत्ता है वो 1000 साल पहले भी कुत्ता ही था, जो आज इंसान है वो हमेशा से इंसान था, जो बिल्ली है वो हमेशा से बिल्ली थी, ठीक है। और आज भी इनकी थ्योरी को बहुत सारे लोग, मतलब जो रिलीजियस और एथिकल लोग हैं वो मानते हैं, क्योंकि फादर सोरेस की थ्योरी जो थी वो रिलीजियस बुक से निकाली हुई थी। इस वजह से इनकी थ्योरी को बहुत सारे लोग मानते हैं आज भी, और इस पे वो भी करते हैं। इसके बाद दूसरी थ्योरी जो आई वो थी पैनस्पर्मिया की। अगर आप लोग अपना पेन या बुक कॉपी लेके बैठे हुए हैं तो लिखते भी चलिए। पैनस्पर्मिया की थ्योरी आई, ठीक है। इसको हम कॉस्मोजोइक थ्योरी भी बोलते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो लाइफ आई थी अर्थ पे पहली बार, वो लाइफ आउटर प्लैनेट से आई थी, आउटर प्लैनेट या स्पेस से आई थी, बिल्कुल छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आए थे? स्पोर्स के फॉर्म में आए थे। और ये लाइफ बाहर से आई और यहाँ पर अर्थ पे ये एग्जिस्ट कर गई। एग्जिस्ट करने के बाद अब वो लाइफ ही हमको अगल बगल अपने दिख रही है। तो बच्चों, इनकी थ्योरी में आपको क्या कमी नजर आती है? कोई ऐसी दो कमी बताइए जो इनकी थ्योरी में नजर आती हो आपको, और कोई एक पॉजिटिव चीज बताइए जो इनकी थ्योरी में अच्छी लगती हो, या एक एक ही बता दो कुछ। कोई एक कमी बता दो, कोई एक अच्छाई बता दो पैनस्पर्मिया थ्योरी की। एनीवन? वेरिएशन नहीं होगा। इनके थ्योरी का डिमेरिट ये है बच्चों कि अगर दूसरे प्लेनेट से लाइफ आई थी तो दूसरे प्लेनेट पे कहां से आई थी ये तो नहीं बताया ना उन्होंने। ये तो बात टालना हो गया कि चोरी मैंने नहीं की, किसी और ने की। चोरी हुई है, हमको ये पता करना है किसने की है। हमको ये नहीं जानना है कि चोरी आपने की या किसने की या किसने नहीं की। लाइफ आई है अर्थ पे, ये लाइफ कैसे आई, हमारा क्वेश्चन ये है। अब तुम कह रहे हो दूसरे प्लेनेट से आई, तो दूसरे प्लेनेट पे कहां से आई लाइफ? दूसरे प्लेनेट पे किसने अराइज कर दिया? तुमने रीजन नहीं दिया, ठीक है। लाइफ के एग्जिस्टेंस का रीजन नहीं दिया आपने। दूसरी अच्छी बात यह है कि आज इनकी थ्योरी पर एक बहुत बड़ा रिसर्च चलता है बच्चों, जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स कह रहे हैं। कितने बच्चों ने ये टर्म सुना है? हैंड रेस कीजिए। पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट कितने लोगों ने सुना है? एक भी बच्चे ने नहीं सुना है? बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल का ये। नासा, इसरो और पता नहीं कितने कितने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इस पे लगे हुए हैं। क्या भाई, तुम लोग को तो इतना तो आना चाहिए एटलीस्ट। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है कि हमारी लाइफ चल रही है और हमारे जैसी लाइफ किसी और प्लेनेट पर भी है। अच्छा, ये तो सुना होगा कभी कभी यूनिवर्स से ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं या ऐसे इमेजेस फुटेजेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कोई और लाइफ भी है, अर्थ के अलावा कोई और लाइफ भी है।
ये सुना है कि नहीं कभी आप लोगों ने? यूएफओस के बारे में, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, सुना है? चलो, प्राची ने सुना है। अरे, फिल्मों में तो इसका बहुत यूज किया जाता है। कोई मिल गया करके एक फिल्म आई थी, अभी पीके, रिसेंट में कोई मूवी आई थी पीके करके, उसमें भी यही पैरेलल यूनिवर्स का थ्योरी यूज किया गया है। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स में भी यूज किया जाता है पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है आप जैसी लाइफ या आपकी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे प्लेनेट पे भी हैं। इट डजंट मीन्स कि ह्यूमंस ही होंगे, ठीक है? बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। मतलब लाइफ का किसी और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करना आप ही के साथ साथ, दैट इज नोन एज पैरेलल यूनिवर्स। चलो, वैष्णवी ने न्यूज सुना था। खैर, इसको हम पैरेलल यूनिवर्स, तो पैरेलल यूनिवर्स का जो बेस है वो पैनिस्पर्मिया और कॉस्मोजोइक ही है। तो ये एक पॉजिटिव बात है इसमें, बाकी सब नेगेटिव है। इसने इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं किया और ये थ्योरी अब तक तो रिजेक्टेड है। तीसरी थ्योरी बच्चों, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या किया गया, बताया गया कि रैंडमली लाइफ आ गई, लाइफ अचानक से आ गई। जब पूछा गया कि अचानक से कैसे आ गई, तो उन्होंने कहा कि मतलब जिस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है वो सड़ी गली चीजों से आ जाती है। उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक गंदा सा कपड़ा मडी सरफेस में, मडी मतलब दलदल टाइप का सरफेस था, ठीक है, उसमें रख दिया था। और 7-8 दिन बाद जाके देखा तो उस कपड़े के नीचे से चूहा निकला, बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकले। इनको लगा लाइफ आ गया। तो उस थ्योरी को इन्होंने क्या टर्म दिया था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है बच्चों कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली आ गई अर्थ पर। स्पॉन्टेनियसली मतलब रैंडमली आ गई, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन तुमसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहेंगे कि इसमें यह बताया गया था कि लाइफ कहां से आई थी, मडी सरफेस या डेड एंड डिकेइंग उससे आई थी, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज theory of spontaneous, sorry, theory of spontaneous generation था। just wait a minute, wait for a second। theory of spontaneous generation, spontaneous का मतलब सर्च कीजिए तो बच्चों क्या होता है। spontaneous मतलब रैंडम होता है कि नहीं? बिकॉज देयर आर टू साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरीज दी थी। एक लुइस पास्चर थे, लुइस पास्चर। लेट मी सी, ठीक है, ठीक है, दैट इज करेक्ट। मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था। ओके बच्चों, सो लुइस पास्चर ने इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया, ठीक है? लुइस पास्चर आए, उन्होंने दो फ्लास्क लिया, स्वान फ्लास्क ऐसे करके दो फ्लास्क लिए बच्चों। और फ्लास्क को इन्होंने क्या किया, गंदा कपड़ा डाल दिया, ठीक है? दोनों में गंदा कपड़ा डाल दिया। गंदा कपड़ा डालने के बाद फ्लास्क को पहले स्टरलाइज किया, उसके बाद क्लॉथ को भी स्टरलाइज किया, दोनों में।
दोनों में फ्लास्क और क्लॉथ दोनों को स्टरलाइज किया ताकि ये बता दें कि कभी लाइफ नहीं आई है, किसी में भी लाइफ नहीं थी। तो पूरी तरह से लाइफ को डाई कर दिया, मार दिया इन्होंने, और एक का बॉटल इन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया और एक का बॉटल खुला रखा। तो 4 दिन के बाद देखते हैं, आफ्टर 4 days ये देखते हैं कि जो खुला वाला था उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट से माइक्रोब्स आ गए थे, और जो बंद वाला था उसके अंदर नहीं आए थे। तो इस चीज से क्या प्रूव होता है बच्चों कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी थी वो सही है कि गलत है? इनके एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इज करेक्ट और रॉन्ग? गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन में लाइफ आई थी वो उस गंदे कपड़े से नहीं आई थी, उस गंदे कपड़े से अट्रैक्ट होकर के छुपे हुए जानवर आ गए थे वहां पर, जिससे साइंटिस्ट को लगा कि लाइफ आ गई। लाइफ वहां से नहीं निकली, लाइफ कहीं और से आई। कहने का मतलब ही है, कल को अगर कल को अगर आपके बॉडी में पैथोजन अटैक कर दें तो बॉडी के अंदर पैथोजन थोड़ी है, पैथोजन तो बाहर से आके अटैक कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी ने थोड़ी पैथोजन पैदा कर दिया है। तो उन्होंने सिंपली क्या कहा कि लाइफ किसी भी सड़े गले कपड़े से आती है, जबकि लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट करके ये बता दिया कि सड़ा गला कपड़ा आप अगर बंद करके रखेंगे तो देखिए लाइफ नहीं आएगी। कोई भी कपड़ा या ऐसा नॉन लिविंग चीज जो इस तरह से रख रख के आप चाहे कि लाइफ आ जाए, नहीं हो सकता। ठीक है। और लुइस पास्चर ने एक और बहुत बड़ी बात क्लियर की। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसका मतलब क्या है बच्चों? लाइफ हमेशा पहले से प्रेजेंट लाइफ से ही आ सकती है। लाइफ हमेशा कहां से आ सकती है? पहले से जो लाइफ प्रेजेंट है वहीं से आ सकती है। ठीक है। तो ठीक है, तो इन्होंने एक चीज तो क्लियर कर दी कि लाइफ पहले प्रेजेंट लाइफ, जो सबसे पहली लाइफ आई होगी, फर्स्ट लाइफ, वो कहां से आई? ये भी अभी भी एक क्वेश्चन था। दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने के लिए एक थ्योरी निकाली गई जिसमें पहली लाइफ कैसे आई इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। हाँ, वो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहलाता है। अब बच्चों कुछ और बेसिक चीजें जो आपको जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। थ्योरी ऑफ लाइफ जानने से पहले आप ये जान लें कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जानने से पहले जान लें ओरिजिन ऑफ अर्थ क्या है। लगभग 20 मिलियन साल पहले, ठीक है, मिलियन कह रहा हूं, बिलियन, 20 बिलियन ईयर्स अगो आपका पूरा यूनिवर्स एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर था, एक बॉल की तरह स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे, नॉन लिविंग इंग्रेडिएंट्स थे, जो बहुत हीट थे, जिसमें बहुत ज्यादा हीट थी, और हीट से प्रेशर क्रिएट हो रहा था। उस बॉल के अंदर लगातार प्रेशर क्रिएट होता जा रहा था, होता जा रहा था, और एक टाइम आया कि वो इतनी तेजी से फटा, वो आज तक का, ठीक है, किसी भी प्लेनेट, किसी भी चीज का अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है, जो किसमें हुआ था? यूनिवर्स में हुआ था। और उसने बहुत सारे सोलर सिस्टम को अराइज किया। किसको अराइज किया? सोलर सिस्टम को अराइज किया। ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉर्म हुए उनको हम गैलेक्सीज बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी के अंदर क्या आते हैं? सोलर सिस्टम आते हैं।
और सोलर सिस्टम के अंदर क्या आते हैं बच्चों? प्लैनेट्स आते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगा। आप, ये बहुत छोटे बच्चों की क्लास की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो जब यूनिवर्स फटा, यूनिवर्स फटने के बाद बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, तो हमारी गैलेक्सी भी बनी। हमारा गैलेक्सी को मिल्की वे बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी गैलेक्सी बनी, उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं। और उन 8 प्लैनेट में से एक प्लैनेट बना जिसका नाम क्या दिया गया? अर्थ दिया गया। इस तरीके से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा अर्थ एग्जिस्टेंस में आया। और अर्थ पे उस समय बहुत लिमिटेड कंटेंट्स हुआ करते थे, जिसमें कि कुछ गैसेस थी, सर्टेन इनऑर्गेनिक गैसेस हुआ करती थी। ठीक है बच्चों? अब उन गैसेस में मीथेन था, हाइड्रोजन गैसेस थी, ठीक है, और अमोनिया वगैरह था, या नाइट्रोजन गैसेस थी। तो ये सारी गैसेस ही हुआ करती थी। कोई ऑक्सीजन नहीं था, कोई वाटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस इसी तरह चल रहा था काम। तब क्या हुआ? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन लोगों ने मिल करके क्या बनाया? ठीक है, ओजोन बनाया, O3 बनाया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन लोगों ने मिलकर के ओजोन बनाया। तो अर्थ पे सबसे पहले क्या बना था बच्चों? ओजोन लेयर बनी। आपस में रिएक्ट करके इन लोगों ने ओजोन लेयर बनाए। ओजोन लेयर्स बनने के बाद क्या हुआ? अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। टेम्परेचर क्या हुआ? कूल डाउन हुआ। और तब वाटर वेपर क्लाउड्स के फॉर्म में बनने शुरू हुए, मतलब क्लाउड्स बनने शुरू हुए। और फिर पानी बरसा। पानी इतना बरसा, इतना बरसा, इतना बरसा कि जितने अर्थ के गड्ढे थे सब भर गए। कुछ ओशियन बने, कुछ रिवर बने, कुछ लेक बना, कुछ पॉन्ड बना। अर्थ के जितने गड्ढे थे सब भर गए। किसके वजह से? अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होने की वजह से। टेम्परेचर क्यों कूल डाउन हुआ? क्योंकि सनलाइट और अर्थ के बीच में एक लेयर बन गई। वो लेयर कौन थी? ओजोन लेयर थी। अब बच्चों नीट का एक क्वेश्चन लेते हैं। नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ पे लाइफ रिलेटेड सबसे पहली कंडीशन जो बनी थी, या सबसे पहली चीज जिसके अंदर लाइफ आ सकती है, वो क्या था? अर्थ पे सबसे पहला बनने वाला कंपोनेंट क्या था जो लाइफ जिसके अंदर आ सकता था बच्चों? कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। नहीं नहीं नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो लाइफ लाइफ बन गई ना। ये मत बताइए पहली लाइफ कौन बनी। मुझे ये बताइए, पहली लाइफ बनने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड थी, वो कंडीशन क्या थी? व्हाट इज द थिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म लाइफ? अर्थ पे ऐसा क्या बना जिसकी वजह से लाइफ बन गई, जिसके वजह से लाइफ क्रिएट हुई? वो नहीं होता तो लाइफ नहीं होता। वेरी गुड कल्याणी, शाबाश। नहीं सान्या, नहीं। हाँ अब सही है सान्या, सेकंड आंसर आपका सही है। वैष्णवी नहीं। केमिकल्स तो हर प्लेनेट पे आज भी हैं, बहुत सारे। वो कौन सी चीज नहीं पाई जा रही है अभी भी किसी प्लेनेट पे जिसके वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं है? नहीं नहीं। और कुछ?
नीट का क्वेश्चन है, एकदम नीट का ही उठा के क्वेश्चन पूछा मैंने। द कंडीशन दैट इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर एनी लाइफ इज वाटर। कोई भी लाइफ कहाँ बन सकती थी? सबसे पहले पानी के अंदर ही बन सकती थी। ठीक है। ऑक्सीजन नहीं होने से ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी चीज के नहीं होने से उसका अल्टरनेट था, लेकिन पानी का कोई अल्टरनेट नहीं था। पानी होना बहुत जरूरी था। तो लाइफ रिलेटेड सिचुएशंस जो फॉर्म हुई अर्थ पे, वो कई हजार साल के बाद हुई। कई हजार साल। अर्थ बहुत हीटेड था, कोई गैस जल्दी कंबाइन नहीं हो पाती थी। बहुत लिमिटेड गैसेस थी, जिसमें मीथेन था, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस थी, ठीक है, नाइट्रोजनस गैसेस थी। ये गैसेस क्या करती थी? आपस में कंबाइंड होकर के किसी तरह इन्होंने ओजोन बना लिया, और ओजोन एक ब्लैंकेट की तरह बीच में आके खड़ा हो गया अर्थ के और सनलाइट के बीच में। तो अचानक से टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या ओरिजिन ऑफ अर्थ। बाकी का जो कंसेप्ट है बच्चों, मैं चाह रहा हूँ क्लास में ही पढ़ाऊं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्लास में पढ़ाऊं, क्योंकि थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है, दैट इज नॉट कि उसको यहाँ पीपीटी वीपीटी पे मजा नहीं आएगा। वो क्लास में पढ़ने में थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बाद, कि स्पेशल क्रिएशन को आप में से कितने बच्चे मानते हैं? ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मैं जल्दी टच नहीं करता, लेकिन आप लोग मैच्योर हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ इसको। हम सबको गॉड ने बनाया। तीन पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के। पहला, हम सबको गॉड ने बनाया है। अर्थ को बने हुए 40,000 साल हुए, ठीक है, 40,000 साल बने हुए हैं अर्थ को। और जो स्पेसीज जैसी बनाई गई थी, वो एज इट इज वैसी ही है। तो एज इट इज देयर, जो जैसे गॉड ने जिसको जैसे बनाया था, वो आज भी वैसे ही है। 3 थ्योरीज थी स्पेशल क्रिएशन की। अगर तुम मानते हो तो भी तुमसे पूछूंगा, नहीं मानते हो तो भी तुमसे पूछूंगा मैं, ठीक है। और तीनों का जब तक तुम्हारे पास कट पॉइंट ना हो, तब तक अपने हाँ या ना में मत बदलना अपने जवाब को। लिखिएगा मत, ठीक है, मैं एक एक करके सबसे पूछता हूँ। बस अपना वॉइस चेक कर लीजिए आप लोग, वॉइस लैग ना कर रहा हो। मैं एक एक करके सबके पास आता हूँ। और जो बच्चा का वॉइस नहीं आ रहा है, क्लियर है, वो टाइप करता रहे तब तक। सबसे पहले चलेंगे वैष्णवी की तरफ। जी वैष्णवी, यस सर। मानती हैं कि नहीं स्पेशल क्रिएशन को? यस सर, ऑब्वियसली मान। क्या बेस है आपका मानने का? सर मतलब हम मतलब नॉर्मल जो स्टोरीज वगैरह होते हैं उसके थ्रू मानते हैं, बट एज अ साइंटिफिक मेरे को कोई रीजन नहीं पता है। मतलब साइंटिफिक क्लूज की वजह से उसके थ्रू रीजन नहीं पता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप कह देंगे कि हम स्टोरीज की वजह से मानते हैं? नहीं सर, 1 मिनट दीजिए, हम सोच के बता रहे हैं। लीजिए 1 मिनट आप। मुझे ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे बहुत सोच समझ के ही बोलिएगा आप लोग। संदेश, शायद ऑडिबल नहीं है। प्राची, यस सर। अच्छा हेलो। संदेश का आ रहा है। संदेश, आप बताइए, आप अग्री करते हैं इससे, यस सर। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से? क्या सर? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से आप एग्री करते हैं, मानते हैं इसको यस। आप? क्यों मानते हैं आप? यस सर, एग्री करते। क्यों? सर हमको रीजन नहीं पता है बट। अच्छा, रीजन नहीं पता बट करते हैं agree। चलिए ठीक है। प्राची, प्राची,
तौर पे तो ये गलत थ्योरी है। आप अपने लेवल पे बताओ, साइंस को मारो गोली अभी। सर हम दोनों तरफ करते भी है, नहीं भी है। आप दोनों तरफ कैसे हो सकती हैं? ये वाला मत करिए आप, दोनों तरफ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस पे जल्दी कोई बोल नहीं पाता है, इट्स ओके। कल्याणी, यस सर। आपका क्या मानना है? सर नहीं मानते। श्योर? यस सर। इतनी बड़ी बात? हाँ नहीं मानते। साइंटिफिकली भी और पर्सनली भी? यस सर नहीं मानते। एनी रीजन? सर पहली बात तो हमको गॉड ने नहीं बनाया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और अभी आजकल के ज़माने में पता है कि हम वाटर से जनरेट हुए हैं, तो इसका कोई मानना नहीं है कि गॉड ने बनाया है। और सेल का पार्ट बना था प्रोटोप्लाज्म, तो हम ये कह नहीं सकते कि हमने गॉड ने, ना ही हम कभी देखे हैं गॉड ने बनाया है। तो बहुत सी ये ऐसी सिर्फ स्टोरीज तो हैं जो बताती हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। कई लोग हाथ सर वाथ भी देख के सर वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था। मतलब जब पुराने ज़मानों में जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं होता था, तो लोगों को मतलब एक पॉजिटिवनेस देते थे कि अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ है, तो लोग मतलब हाँ, उस टाइम अच्छे व्यवहार से रहते थे। उनको बस एक होता है ना, इंस्पिरेशन दिया जाता था। एज अ मोटिवेशन सुनाया जाता था। हाँ, ठीक है। और अर्थ हमारा 40,000 पुराना है, ये तो मतलब इसका कोई डेटा पता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 40,000 नहीं, साल डेटा पुराना तो ही हमको होगा। पता है। हमारे डेटा के हिसाब से अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया। अर्थ 4.5 बिलियन और लाइफ 3.5 बिलियन। बिलियन मतलब लेकिन एक इस मिलियन थ्योरी के में हिसाब 10 से लाख साल होते हैं। एक मिलियन में 10 हाँ, लाख साल होते हैं, और 100 मिलियन में 1 बिलियन होता है। तो मतलब कई लाख साल या कई, हाँ, लाख साल मिला करके या कई करोड़ साल मिला करके अभी हम लोग हुए हैं स्टार्ट। और थर्ड पॉइंट जो है कि वेरिएशन नहीं होगा, वो तो मतलब अगर वेरिएशन नहीं होता तो शायद हम आज यहाँ नहीं रहते, ह्यूमंस नहीं रहते। तो वेरिएशन का कोई प्रूफ है आपके पास? वेरिएशन का सर, मंकी से एप बने, एप से हमारे सामने है ना, एप से अर्ली मैन और मैन से हम लोग ह्यूमंस। तो चलो मान लो कि कोई रिलीजियस बिलीव वाला तुम्हारे सामने आके बोल देता है कि एप्स ऐसे ही बनाए गए, मंकीज ऐसे ही बनाए गए, तुम ऐसे ही बनाए गए। कुछ ऐसा बताओ जिसमें वेरिएशन दिखता हो कि हाँ ये दोनों ये क्लोजली रिलेटेड थे लेकिन अलग अलग हो गए। सर बहुत सारे 98% कैरेक्टर तो मिलते हैं ना हमारे। फिर भी हम अलग अलग तो हैं काफी हद तक। अलग 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 सिर्फ माइंड से है ना, जैसे हमारा माइंड कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गया। अगर हम कहें कि जैसे तुमको एग्जांपल देना है तो आप राइस का दे सकती हो, बासमती राइस और डॉर्फ राइस। हाँ। एक ही चावल है लेकिन दो अलग वैरायटीज हो गई। हम्म। अगर सेम स्पीसीज गॉड बनाता है तो उसको एक ही तरह का चावल पैदा करना चाहिए। यस सर। गॉड ही बनाता है तो ह्यूमन ने कैसे बना दिया? ये हाइब्रिड वैरायटी ह्यूमन ने कैसे बना दी? जैसे कुत्ते का और बहुत सारे अदर जानवरों का हाइब्रिड बनाया खुद से, हाइब्रिड बनाया। ये हमने बनाया। म्यूल्स। ठीक है, हाँ। तो अभी बहुत सारे जानवर दिखते हैं, तो आप कुत्ते की हजारों वैरायटीज देख सकती हैं। तो गॉड ने अगर उनको उस तरह से बनाया था तो वो उसी तरह क्यों नहीं रहे? You can give the example of these things, but I am very much I will appreciate your answer very much, because at such age you have got so much consciousness about scientific temperament and facts. थैंक यू सर। Obviously you will get something good in science. आप कुछ अच्छा करोगे। वैष्णवी, सर। कुछ कहना चाहते हैं आप? सर इसका रीजन पता है? किसका रीजन? मानते हैं इसलिए?
यस सर, मतलब सर साइंटिफिक मतलब साइंस के अकॉर्डिंग तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन हम लोग रिलीजियस थॉट्स के अकॉर्डिंग हम लोग पूर्वजों को देखते हैं, या फिर जो स्टोरीज वगैरह होते हैं रामायण वगैरह में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस लाइफ, हम लोग तो रिलीजियस हैं, और फिर हम लोग उसका मतलब पूर्वजों का बात भी तो मानते हैं ना, और वो कुछ ना कुछ तो ऐसा देखे होंगे, या फिर उनसे कुछ उनको मिलता होगा, कुछ शांति वगैरह, फिर जो भी चीज हो वो उसके अकॉर्डिंग वो कह तो सकते हैं ना इससे कि है। अब हम लोग पूर्वजों का बात, लेकिन सर हम लोग ये भी तो नहीं कह सकते ना कि नहीं है या फिर है। इससे ये कहाँ प्रूव हुआ कि गॉड एग्जिस्ट करता है? सर तो ये भी तो नहीं हुआ कि नहीं करते हैं। ये तो एग्जिस्ट हो रहा है, प्रूव हो रहा है ना। साइंस ने तो हर तरह से प्रूव कर दिया कि गॉड नहीं है। उसने आपके पैदा होने का रीजन बता दिया, उसने आपके बढ़ने का रीजन बता दिया, उसने हर चीज का फैक्ट बताया लॉजिक के साथ। उसमें कहीं भी उसने गॉड का नाम नहीं लिया। ये तो सिर्फ हमारे सर तो फिर रिलीजियस ये बुक्स में है ना, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया उसमें है। साइंस ने तो सर प्रूव तो किया ये कि गॉड नहीं है। स्पॉन्टेनियस थ्योरी को अपोज करता है। नहीं मतलब मुझे आप ये प्रूव कीजिए कि ये स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है। सर तो फिर ये कह सकते हैं कि हम लोग का लाइफ जो है मतलब वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हो, मतलब कि इनएनिमेट मैटर से ये किया हो। ये तो साइंस कह ही रहा है। साइंस ने बोला कि हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बने, ऑर्गेनिक से फिर हम ऐसे बन गए, और इसका प्रूफ भी है ये हमारे सर पास। यही चीज है। और लेकिन सर ये हम लोग मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ये रिलीजियस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन रियली में गॉड नहीं है। ये देखो, ये हमारा और आपका एक पर्सनल मानना है। साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग विच कैन बी कॉल्ड एज गॉड। सान्या, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर फर्स्टली जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे हम लोग प्रूफ्स ढूंढते हैं। ठीक तो है। सर हाँ, तो सर ये तो अभी तक नहीं पता चला ना कि गॉड ने ही बनाया। वो तो हम लोग प्रूफ किए हैं कि हाँ एक केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स है हमारा मतलब मॉलिक्यूल्स एटम्स मिल करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, तो आप ये सर कहना चाहते हैं कि अभी जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाएगा हम प्रूफ कर लेंगे कि गॉड ने ही बनाया है? नहीं सर, कि गॉड बनाया है या नहीं बनाया है ये ये हम प्रूफ। प्रूफ कर देंगे। हाँ। तो अब तक जितने भी हमको साइंटिफिक एडवांसमेंट मिले, जितने भी मिले, यस सर। उसमें कहीं भी नहीं प्रूव हुआ। हाँ तो ये गलत है। हो सकता कोई है तो इसका लिंक एक मिलना चाहिए। स्टेटमेंट, सर हो सकता है कि इसका एक स्टेटमेंट सही हो, जैसे कि अर्थ जो है मतलब 40,000। अगर आप मान लीजिए आपके या किसी के भी रिलीजियस, सबके एक दो धर्म नहीं है, मान लीजिए 40 रिलीजन्स हैं, सबकी बुक्स में अलग अलग बिलीफ लिखे हैं, ठीक है, और एक रिलीजन में कोई एक बात नहीं लिखी होती है, हजारों बातें लिखी होती हैं। उन हजारों बातों में से 4 बातें साइंटिफिकली प्रूव हो गई, तो हर रिलीजन अपने आप को लेकर के चला आता है कि हमारा तो साइंटिफिकली प्रूव्ड रिलीजन है, हमारी सारी बातें तो हैं। क्या ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता? ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि जितनी भी हाइपोथेसिस दी जाए सब गलत ही दी जाए। कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे बोली जाती हैं, हो सकता है सही हो। ये टॉपिक भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा, एंड आफ्टर दैट आप लोग अपना रखिएगा, लेकिन साइंटिफिकली रखेंगे, ठीक है? Because we are not going to come into religious beliefs. Obviously they are good, they are for their own welfare, but here when it comes to evolution we have to follow biology because we are learning biology. यहाँ पर अगर हम रिलीजियस टेम्परामेंट लेकर के पढ़ेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। जहां पर हम बायोलॉजिकल टेम्परामेंट लेके पढ़ेंगे, इसके बाद जो चीजें आएंगी आपके सामने, ठीक है, उसमें रिलीजन को क्या कंसीडर करना है, कितना कंसीडर करना है, और उसमें पूरा डीप खोजना है, या फिर हम कुछ ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जहां पर साइंस और रिलीजन एक साथ कंबाइंड हो सके। ठीक है, तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन।
अभी हम इसका डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। मैं इवोल्यूशन चाह ही रहा था कि मैं क्लास में स्टार्ट करूं, बट एनी हाउ यहाँ पे मिल गया। मैं काफी हद तक बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली उसके आंसर से इत्तेफाक रखता हूँ। आई एम एग्रीड लिटिल बिट। सो मैं तुम लोगों को कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। मतलब आप में से ज्यादातर बच्चों ने एकदम 100% रिलीजन के टुवर्ड्स वो किया, और एक बच्चे ने एकदम 100% रिलीजन के अगेंस्ट वो किया। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद 80-20 होगी। 20% रिलीजन के फेवर में और 80% साइंस के फेवर में, और इसमें दोनों चीजें कवर होंगी। ठीक है, अभी ही बताइए? नहीं, क्लास में बताएंगे। अभी इट रिक्वायर्स टाइम, इट रिक्वायर्स योर कम्युनिकेशन। मतलब मैं अकेले नहीं बोलूंगा, ठीक है? मुझे आप लोगों का भी इसमें पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, और ये एक डिस्कशन टॉपिक होगा, ठीक है? हाँ, इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, सो वी विल डिबेट इट अबाउट अपॉन इट। मैं तो हम इवोल्यूशन को साइंस की रोशनी में पढ़ेंगे, ठीक है? और ये कोशिश करेंगे कि हम इसको साइंटिफिकली कैसे अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रूव कर सकते हैं, और रिलीजियसली कौन से पॉइंट्स इसको सपोर्ट करते हैं और किस पॉइंट को हमको अपोज करना चाहिए। ठीक है बच्चे? यहां पर इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो दैट इज नॉट, ये टॉपिक यहाँ ऑनलाइन और इस पे डिस्कशन नहीं, या कहिए मैं इस टॉपिक को क्विट करके आगे पढ़ा दूं। उसमें भी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, वो भी एक पूरा लेक्चर लेगा, कम से कम 40-45 मिनट लेगा। और अगला टर्न हमारा जब भी है शायद क्लास में ही होगा, ऑन 7th। खुल रहा है ना बच्चों 7 को? क्यों भाई? हाँ, इसको क्लास में ही थोड़ा डिस्कस करते हैं with a good environment and healthy environment, ठीक है? It should not be like any debate, it should be like getting information and how why। क्योंकि देखो बच्चों, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी रिजेक्टेड है, आज नहीं रिजेक्ट की गई है। इसको सबसे पहले रिजेक्ट करने वाला आदमी चार्ल्स डार्विन था, और डार्विन को इवोल्यूशन का फादर माना जाता है। इसका मतलब इस आदमी को इवोल्यूशन में बहुत बड़ी जगह मिली है, जस्ट बिकॉज ही डिस्कार्डेड दिस थ्योरी। तो क्या अच्छा है इनके अंदर, क्या खराब है, क्या थ्योरी में था नहीं था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? सो होपफुली नेक्स्ट टर्म पे हम लोग मिलते हैं बच्चों। आज के लिए कोई होमवर्क तो नहीं, रहने दो, छोड़ो, ठीक है? बस इस टॉपिक का जो थ्योरीज था वो पढ़ लेना एक बार। जितनी थ्योरीज हमने पढ़ाई हैं आज, वो थ्योरीज पढ़ लेना। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, स्पेशल क्रिएशन क्या होती है, कॉस्मोजेनिक थ्योरी क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है, पास्चर, लुईस पास्चर की थ्योरी क्या थी। ये सारी थ्योरी, ये सब रिजेक्टेड थ्योरीज हैं, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। बिग बैंग एक्सेप्टेड है, और बाकी सब इनकम्प्लीट थ्योरीज और ये सारी चीजें हैं, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे। चलिए बच्चों, ठीक है।